हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं संजय स्टेडियम। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज हम बहुत सारे ऐसे प्रश्न लेकर आए हैं जो टीजीटी साइंस और पीजीटी फिजिक्स में बहुत बार पूछे गए हैं फिजिक्स सब्जेक्ट से। तो दोस्तों आइए देखते हैं, देरी न करते हुए सबसे पहला प्रश्न हमारा कौन सा है। ये पहला प्रश्न में कह रहा है कि एक व्यतिकरण प्रतिरूप में तरंग दैर्घ्य λ1 बराबर 6000 एंगस्ट्रॉम के लिए एक बिंदु पर बारहवें क्रम में उच्च दिखाई देती है यदि स्रोत को λ2 बराबर 4800 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश से प्रतिस्थापित कर दिया जाए। ठीक है, क्या कर दिया जाए, उसको रिप्लेस कर दिया जाए, तो दिखाई देने वाला क्रम कौन सा होगा। तो पहला क्रम दे रखा है हमारा 18, दूसरा 22, तीसरा 15 और चौथा क्रम दे रखा है 25। दोस्तों, इसके आंसर को टिक करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और सब्सक्राइब के पास में जो होगा बेल आइकन उसको भी प्रेस कर दें, जिससे कि हमारी जितनी वीडियो बनेंगी उनका नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंच जाएगा और आप इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण वीडियो भी आप उस देख पाएंगे और उनका लाभ उठा पाएंगे। दोस्तों, तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों, ऐसी कंडीशन में जब हम किसी भी इंटरफ्रेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है, कौन से इंटरफ्रेंस की, इंटरफ्रेंस के पैटर्न की बात कर रहे हैं और उसमें ऑर्डर की बात कर रहे हो, ठीक है, और उस ऑर्डर को क्या करा जा रहा हो, किसी भी वेवलेंथ के द्वारा अगर क्या करा जा रहा हो, उसको रिप्लेस करा जा रहा हो, तो उस कंडीशन में दोस्तों एक हमारे पास फॉर्मूला होता है और वो फॉर्मूला होता है n1 λ1, ठीक है, n1 λ1 और इज इक्वल टू होता है हमारे पास n2 λ2। ठीक है, ये एक फॉर्मूला होता है। अब इस फॉर्मूले में हम वैल्यू रख लेंगे। देखो λ1 की वैल्यू देखिए, λ2 की वैल्यू देखिए यहां पर, और पैटर्न जो दे रखा है पहला वाला वो 12 दे रखा है और जो दूसरा पैटर्न है वो हमें निकालना है, यानी कि n2 का मान हमें निकालना। तो हम सीधा सीधा यहां पर कर लेंगे कि n2 इज इक्वल टू हमारे पास यहां पर हो जाएगा दोस्तों कि n1 और λ1 अपॉन λ2। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें सीधी सीधी वैल्यू रख देंगे और वैल्यू क्या क्या रखेंगे। देखो n1 की जो वैल्यू रखी है वो 12 है। यहां पर दोस्तों λ1 का जो मान दे रखा है वो कितना दे रखा है, 6000 दे रखा है। और इसके बाद अगर हम देखें यहाँ पर λ2 का जो मान दे रखा है वो 4800 एंगस्ट्रॉम दे रखा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर ये जो दो जीरो जो है इसके 6000 में से ये इनको हम कैंसिल कर देंगे यहां से। ठीक है, और 12 दूनी 24, 12 36, 12 चौक 48, 4 टाइम ये कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पर हमारे पास ऊपर 60 बचा है, इस 60 को 4 से डिवाइड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखो 4 एकम 4, कितने बचे 2 और 4 पंजे 20। तो हमने देखा कितना आंसर आ गया हमारे पास, 15 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो आंसर नंबर जो 15 है वो देखते हैं कौन सा वाला ऑप्शन है। ये ऑप्शन नंबर हमारा जो है कौन सा सही है, यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा एकदम करेक्ट होगा दोस्तों। ठीक है, आई होप आपको ये प्रश्न जो है बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब अपना देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। दोस्तों, प्रश्न नंबर 2 की, तो दूसरा प्रश्न ये कह रहा है पूर्ण आंतरिक परावर्तन में किरण का अधिकतम विचलन कितना होगा, जहां पर आईसी जो है वो क्रांतिक कोण को व्यक्त करता है। तो ऑप्शन नंबर ए दे रखा है हमारा यहाँ पर π/2 माइनस आईसी। ऑप्शन नंबर बी दे रखा है यहाँ पर 2 आईसी। ऑप्शन नंबर जो सी है वो दे रखा है π-2 आईसी। ऑप्शन नंबर डी दे रखा है π- आईसी। क्लियर है। अब हमें देखना है कि यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। अब देखो क्या करेंगे, यहाँ पर विचलन की बात कर रहे हैं और पूर्ण आंतरिक परावर्तन की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न को करने के लिए क्या करते हैं, हम सबसे पहले एक इस प्रकार से नॉर्मल खींच लेते हैं। ये क्या है, नॉर्मल। तो यहाँ पर किसी भी लाइट को अगर ऐसा करके हम इंसिडेंट कराएंगे, ठीक है, इस प्रकार से, तो ये जो एंगल नॉर्मल से बनेगा इसको हम क्या कहेंगे, आई एंगल, इंसिडेंट एंगल होगा। अब देखते हैं क्रिटिकल एंगल कौन सा होगा यहाँ पर। तो दोस्तों देखो, अगर हम देखें ये पूर्ण आंतरिक परावर्तित होते हुए किरण मान लिया इस प्रकार से जा रही है, ठीक है, इस प्रकार से जा रही है, बाहर की ओर जा रही है। तो दोस्तों ये नॉर्मल से इंसिडेंट रे जो है वो जितना एंगल बनाती है उतना ही एंगल हमारी ये रिफ्लेक्टेड रे बनाएगी नॉर्मल से। तो ये इसको मान लेते हैं आईसी और इसको भी मान लेते हैं हम आईसी, यानी कि ये वाला हमारा क्रिटिकल एंगल है तो ये भी क्रिटिकल एंगल के बराबर होगा। क्लियर है, दोनों क्रिटिकल एंगल हो जाएंगे। तो अब विचलन कितना होगा, तो विचलन हम देखेंगे कि जो लाइट रे है अगर इसके सामने बिल्कुल सीधा इसको पीछे ऐसे करके हम इसको ड्रॉ कर दें तो हम देखेंगे कि ये वाला जो होगा इतना विचलन होगा हमारा रे का, वो हो जाएगा डेल्टा। ठीक है, यही डेल्टा हमें निकालना है। एक किरण ऐसा करके मान लेते हैं हम, ठीक है, ये है किरण और इस पर हमने 2 एंगल बना दिए, 3 एंगल बन गए हमारे पास। एक तो ये है, ठीक है, और एक ये है। ये वाला तो हमने मान लिया यहाँ पर डेल्टा और इसको मान लिया हमने आईसी और ये दोनों बराबर हैं और इस वाले को भी मान लिया हमने आईसी, क्रिटिकल एंगल। क्लियर है। अब देखो ये 180 होगा ना इन तीनों का योग, तो हम ऐसे ही कर लेंगे कि डेल्टा प्लस आईसी और प्लस आईसी और इज इक्वल टू कितना होगा 180, यानी कि पाई के बराबर, पाई का मान होता है 180। क्लियर है, ये 2 आईसी होगी तो यहाँ पर हमें विचलन निकालना, डेल्टा इज इक्वल टू, तो आईसी आईसी कितना 2 आईसी और ये कितना पाई, और इस 2 आईसी को कहां ले जाएं, इधर की तरफ ले जाएं हम, तो कितना हो जाएगा दोस्तों π-2 आईसी। क्लियर है। तो हमारे देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, देखो सी वाला ऑप्शन कुछ इससे मैच कर रहा है तो ये ऑप्शन जो होगा हमारा वो करेक्ट होगा बिल्कुल। क्लियर है, आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। कितना आया हमारे पास विचलन डेल्टा इज इक्वल टू आया है पाई और -2 आईसी। क्लियर है या नहीं, समझ आ गया। अगर समझ आ गया तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें जरूर, ठीक है, और वीडियो को शेयर भी करना लास्ट में जाकर। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है, जिससे कि हमारी जितनी अच्छी अच्छी वीडियो बनेंगी उनका नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंच जाएगा। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि एक प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा एक फोटोन की ऊर्जा ई के बराबर है। ठीक है, फोटोन की जो गतिज ऊर्जा है वो ई के क्या है, बराबर है फोटोन की ऊर्जा के बराबर। यदि प्रोटॉन की दी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य λ1 है तथा फोटोन की तरंगदैर्घ्य λ2 है तो अनुपात λ1 अपॉन λ2 का
अनुक्रमानुपाती होगा, किसके बराबर होगा यानी कि, ठीक है। अब हम देखें किसके अनुक्रमानुपाती होगा, e के अनुक्रमानुपाती होगा, या e की पावर 1/2 के अनुक्रमानुपाती होगा, या e की पावर -1/2 के अनुक्रमानुपाती होगा, या e की पावर -1 के अनुक्रमानुपाती होगा। अनुक्रमानुपाती का मतलब यहाँ पे प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, यानी कि प्रोपोर्शनल किसके होगा। फिर यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले बात करें प्रोटॉन की, तो प्रोटॉन के लिए दी ब्रोगली इक्वेशन देखेंगे हम। प्रोटॉन के लिए दी ब्रोगली इक्वेशन जो होती है वो होती है λ1, देखें हम λ1 इज इक्वल टू, क्योंकि प्रोटॉन की वेवलेंथ कितनी है, λ1 है, तो λ1 इज इक्वल टू होता है h अपॉन, एक फॉर्मूला होता है वर्गमूल में कितना होता है 2me कैपिटल E, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। ये किसके लिए, प्रोटॉन के लिए। अब बात करें फोटोन के लिए, तो दोस्तों फोटोन के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है, इसकी वेवलेंथ कितनी है λ2, तो λ2 इज इक्वल टू hc अपॉन E, ये फॉर्मूला होता है। ये किसके लिए है, फोटोन के लिए, और ये किसके लिए है, प्रोटॉन के लिए। तो हमें λ1 अपॉन λ2 निकालना है, तो λ1 अपॉन λ2 इज इक्वल टू, रख देंगे यहाँ पर λ1 की वैल्यू कितनी रखेंगे, h अपॉन 2me, ठीक है, किसमें है ये, वर्गमूल में, और इनटू, देखो अपॉन में जब h इसका मान रखेंगे तो e कहां पहुंच जाएगा, ऊपर, ये e ऊपर चला जाएगा, और hc जो है वो नीचे आ जाएगा, ठीक है, hc नीचे आ जाएगा। अब देखो क्या करना है, h से h को कैंसिल कर देंगे, यहां से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद इसको सॉल्व करना है हमें, तो सॉल्व करने के लिए देखो यहाँ पर क्या करना है, e तो ऊपर बचा हमारे पास, ये e, और नीचे वर्गमूल में e बचा है, और 2me है वर्गमूल के अंदर, तो यानी कि कुल मिला के यहाँ पर हम देख सकते हैं दोस्तों, इस प्रकार से लिख सकते हैं इसको, ये 1 अपॉन में c भी बचा है इधर, तो पहले इसको देख लेते हैं, एक बार लिख लेते हैं इसको, तो ये हो जाएगा e, और अपॉन में वर्गमूल में क्या है 2me, क्लियर है, और इनटू में हमारे पास है यहाँ पर 1 अपॉन c, ये बचा है। अब इसी से इसको सोल्व करना है, देखो कैसे सोल्व कर सकते हैं इसको, ठीक है, किस प्रकार से करेंगे। जैसे मान लिया हमने, हमारे पास ये क्या है, नीचे वाला जो e है ये वर्गमूल में है, ऊपर वाला e वर्गमूल में नहीं है, तो वर्गमूल e से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, वर्गमूल ई से कर देंगे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो नीचे का तो ई बचेगा, ऊपर वर्गमूल ई, तो वर्गमूल ई यानी कि ई से ई कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा, वर्गमूल ई, तो ऊपर वर्गमूल ई बचा और नीचे 2m, ठीक है, वर्गमूल के अंदर। तो देखो क्या जाएगा हमारे पास, कुछ इस प्रकार से बचेगा कि ऊपर तो बचा हमारे पास ई और नीचे 2m, और ये पूरा का पूरा जो मान है वो किस में आ जाएगा, वर्गमूल में आ जाएगा, और इनटू यहाँ पर कितना है, ये 1 अपॉन सी है, तो इसको हम ऐसे लिख देंगे 1 अपॉन सी, ऐसा कैसे लिख देंगे, क्लियर है। अब देखो ये e अपॉन 2me इसको देखते हैं, और 1 अपॉन सी को देखते हैं, ये क्या बन जाएगा हमारे पास, वैल्यू कैसे हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे। तो अगर यहाँ पर हम ध्यान से देखें, सही से देखें, तो c क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, और 2me क्या है, ये भी कांस्टेंट वैल्यू, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ इस प्रकार से, इज इक्वल टू वर्गमूल e को तो अलग कर लूं, तो हमारे पास हो जाएगा ये 1 अपॉन वर्गमूल में 2m, ठीक है, और इनटू c, और यहाँ पर मल्टीप्लाई में e, किस में है, वर्गमूल में है, तो वर्गमूल को मैं लिख सकता हूं की पावर 1 अपॉन 2। तो ये जो वैल्यू है ये वाली पूरी, ये क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, तो वो क्या कह रहा है, अनुक्रमपाती की बात कर रहा है। तो अनुक्रमपाती कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पर मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं, यहाँ पर इतना में देख लें, λ1 ऊपर और नीचे क्या है, λ2 अनुक्रमपाती। ये जब भी हम अनुक्रमपाती लिखते हैं कांस्टेंट वैल्यू को शो नहीं करते हैं, तो किसके अनुक्रमपाती, e की पावर 1 अपॉन 2 के, ठीक है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट है, ऑप्शन नंबर जो बी है ये बिल्कुल करेक्ट होगा। देखो e की पावर 1 अपॉन 2 के क्या है, ये अनुक्रमणुपाती है। आई होप आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा, अच्छा प्रश्न था, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है। अब देखते हैं अपना प्रश्न नंबर 4 में क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता अनुक्रमणुपाती है, यानी कि द इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट इज प्रोपोर्शनल टू, किसके प्रोपोर्शनल टू होगी। बहुत अच्छा प्रश्न है, लैम्डा के प्रोपोर्शनल है, लैम्डा की पावर 4 के प्रोपोर्शनल है, लैम्डा की पावर -1 के प्रोपोर्शनल है, लैम्डा की पावर -4 के प्रोपोर्शनल है। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया, बहुत बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन ये, तो इसलिए इस प्रश्न को अच्छे से समझ लें। अब देखो सोल्व कैसे करेंगे इसको, हम सोल्व करेंगे कि प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए बात कर रहे हैं, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए जो रेले जीन्स का नियम होता है उसको हम यहाँ पर यूज करेंगे। होता है I इज इक्वल टू, जो तीव्रता होती है लाइट की होती है दोस्तों 8 पाई h c, और अपॉन में होता है, यहां पर ध्यान से देख लेना, लैम्डा की पावर 4 की, ठीक है, ये होता है। अब ये कह रहा है कि प्रोपोर्शनल किसके है, तो प्रोपोर्शनल किसके है, यहां पर सीधा सीधा ध्यान से देखें, अभी मैंने बताया जो भी कांस्टेंट वैल्यू होती है उस कांस्टेंट वैल्यू को हम हटा देते हैं, तो कांस्टेंट वैल्यू को हटा दें तो देखो बाकी ये क्या, h भी, ये 8 भी कांस्टेंट वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, पाई भी कांस्टेंट वैल्यू है, h भी कांस्टेंट है और c भी कांस्टेंट है, ठीक है। h प्लांक कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, c लाइट की वेलोसिटी है, ये भी कांस्टेंट रहती है, और पाई भी एक कांस्टेंट वैल्यू है। तो इसका मतलब ये सब हम क्या कर देंगे, यहाँ पर हटा देंगे, तो हम प्रोपोर्शनल की बात करेंगे, तो किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, यहाँ से अगर हम देखें I प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन लैम्डा की पावर 4, यानी कि लैम्डा जो है यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू नहीं है,
तो इसको हम ऊपर ले जाएं, यहाँ पर पावर माइनस में पूछ रखा है, तो क्या लिखेंगे इसको हम, प्रोपोर्शनल टू लैम्डा की पावर माइनस के 4, माइनस का 4 हो जाएगा जब ऊपर ले जाएंगे। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें, ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल करेक्ट होगा। क्लियर है। अब नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं अपना। अब दोस्तों देखो 5वां प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है ये, इसको भी ध्यान से देख लेना। ये कह रहा है कि किसी पदार्थ में प्रकाश के लिए क्रांतिक कोण 45 डिग्री है, ध्रुवण कोण होगा। ध्रुवण कोण की बात कर रहा है, कितना अच्छा प्रश्न है। जल्दी से, अरे लाइक तो करते रहे जल्दी से जल्दी, ठीक है, लाइक जरूर कर दें वीडियो को दोस्तों, और शेयर भी करते रहे। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें, ठीक है, और उसके पास में बेल आइकन दिया होगा उसको भी प्रेस कर दें। देखो प्रश्न क्या कह रहा है, द क्रिटिकल एंगल ऑफ लाइट, द क्रिटिकल एंगल ऑफ लाइट इन सर्टेन सब्सटेंस इज 45 डिग्री, द पोलराइजिंग एंगल विल बी। तो ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हम किसकी बात करेंगे, क्रिटिकल एंगल की बात करें। तो दोस्तों क्रिटिकल एंगल के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला होता है साइन आई सी इक्वल टू 1/μ, और इसी प्रकार से ध्रुवण एंगल यानी कि पोलराइजिंग एंगल के लिए भी हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, और वो फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, होता है tan IP इक्वल टू म्यू। तो यहां पर मैं लिख देता हूं tan IP इज इक्वल टू म्यू, ठीक है, ये फॉर्मूला है। ये दो फॉर्मूले हैं हमारे पास, इन दोनों को याद रखना है, एक क्रिटिकल एंगल के लिए है और एक हमारा ध्रुवण कोण के लिए। तो अब यहां से इन दोनों का रिलेशन बनाते हैं। तो रिलेशन क्या हो जाएगा, देखो म्यू की वैल्यू यहां पर पुट कर देंगे तो कितना जाएगा, साइन आई सी और इज इक्वल टू 1 अपॉन, देखो म्यू की जगह कितना लिखना है हमें, tan IP, तो ये हो जाएगा tan IP। क्लियर है। अब इसको क्या करना है, हमें सॉल्व करना है। तो वो क्या पूछ कर रहा है, वो कह रहा है कि यहां पर जो एंगल है क्रिटिकल एंगल कितना बोल रहा है, वो कह रहा है 45 डिग्री है। तो क्रिटिकल एंगल मतलब आईसी का मान दे रखा है यहाँ पर, तो इसको हम रिप्लेस कर लेते हैं, साइन आईसी की जगह tan IP हम लिख देते हैं और एक दूसरे को रिप्लेस कर देते हैं इनके स्थान। तो ये हो जाएगा हमारे पास tan IP इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन IC। क्लियर है। अब बराबर देखो लिख देंगे हम, IC का मान कितना रखा, 45 है, तो यहां पर मान रख देंगे साइन I 45, यहां पर 45 रख देंगे IC का मान, और साइन 45 का मान कितना होता है दोस्तों, 1 अपॉन वर्गमूल 2 होता है। तो 1 अपॉन वर्गमूल 2 हो जाएगा 1 अपॉन और 1 अपॉन वर्गमूल 2। अब वर्गमूल 2 को कहां पहुंचा देंगे हम, ऊपर, तो वर्गमूल 2 कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो यहां पर कितना है tan IP, तो यहां पर IP का मान हमें निकालना है, ध्रुवण कोण हमारे पास IP होता है ना, तो IP इक्वल टू tan इधर पहुंच जाएगा, तो इनवर्स में आ जाएगा ये tan इनवर्स वर्गमूल 2। ठीक है। अब देखो ये हमारे पास वैल्यू मिल गई है tan इनवर्स वर्गमूल 2। अब देखो किससे मैच कर रही है, ये मैच कर रहा है पहले वाले ऑप्शन से ही, तो इसका मतलब है जो पहला ऑप्शन हमारा ये है ये करेक्ट होगा बिल्कुल। क्लियर है। आई होप आपने पहले ही सोल्व कर लिया होगा, लेकिन मैंने आपको सोल्व करके बताया कि पहला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, आप इससे मैच कर सकते हैं। देखते हैं प्रश्न नंबर, देखो 6 आना चाहिए था लेकिन 7 है, ये क्रम थोड़ा सा शायद चेंज हो गया है, क्रम 6 नंबर नहीं है, 5 के बाद जो है हमारे पास ये 5 था और इसके बाद में सीधा 7 आ गया, यानी कि 6 मिसिंग हो गया बीच में। तो दोस्तों उसके लिए सॉरी, लेकिन आप इसी को 6 मान के चलें। तो प्रश्न नंबर हमारा नेक्स्ट है, ये कह रहा है कि यहाँ पर 1 मोल एक परमाणु गैस 1 मोल द्विपरमाणु गैस के साथ मिश्रित कर दी जाती है। मिश्रण की नियत आयतन पर ग्राम परमाणु को विशिष्ट ऊष्मा CV होगी, यानी कि जो CV है वो हमें निकालना है। कौन सी, ग्राम आयतन पर ग्राम, नियत आयतन पर ग्राम अणु विशिष्ट ऊष्मा CV की बात करनी है। ये किसके बराबर है, ऑप्शन नंबर ए दे रखा है यहाँ पर 3/2R के, ऑप्शन नंबर बी 5/2R के, ऑप्शन नंबर सी 2R के, ऑप्शन नंबर डी दे रखा है R के। तो जल्दी से बताना है कि कौन सा ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट होगा। तो आइए इसको पहले सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका, कि सॉल्यूशन में क्या है। एक मेयर का फॉर्मूला होता है, CV हमें की बात करनी है तो CV का रिलेशन ही हमें देखना है। तो मेयर का फॉर्मूला होता है कितना होता है, CP माइनस CV इज इक्वल टू R। ये मेयर का फॉर्मूला होता है, इस मेयर के फॉर्मूले की हेल्प से हमें इसको ज्ञात करना है। ठीक है। और एक फॉर्मूला हमारे पास इन दोनों का रिलेशन होता है कि CP/CV, ये सबने पढ़ा है, इज इक्वल टू लैम्डा। ठीक है, CP/CV इज इक्वल टू गामा। तो ये हमने पढ़ा है, दो फॉर्मूले हमारे पास, एक फॉर्मूला ये मेयर का फॉर्मूला है और एक इन दोनों का रिलेशन फॉर्मूला है जो CP/CV इज इक्वल टू गामा है। अब इन दोनों की हेल्प से हमें इसको सॉल्व करना है। क्या निकालना है हमें निकालना है CV। तो CV की बात करेंगे, जब एक परमाणु गैस के लिए हम बात करेंगे तो एक फॉर्मूला और ध्यान रखना है यहाँ पर कि CV इज इक्वल टू किसके रूप में, जब हम डिग्री ऑफ फ्रीडम के रूप में बात करते हैं तो CV का मान होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए 1/2 F इंटू R। ठीक है, R क्या एक कांस्टेंट वैल्यू है, F जो है वो डिग्री ऑफ फ्रीडम है। तो अब डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए हमें बात करनी है, तो पहले देखते हैं कौन सी एक परमाणु गैस के लिए बात करेंगे। सबसे पहले किसके लिए बात करेंगे, एक परमाणु गैस के लिए। तो एक परमाणु गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होती है स्वतंत्र कोटि F की वैल्यू, वो दोस्तों होती है 3। कितनी होती है डिग्री ऑफ फ्रीडम, कितनी होती है, एक परमाणु गैस के लिए 3 होती है। ठीक है। इसी प्रकार से द्विपरमाणु गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है, फिर उसके लिए हम बात करेंगे त्रिपरमाणु के लिए, तो द्विपरमाणु के लिए जो होती है वो 5 होती है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ द्विपरमाणु के लिए, तो यहाँ पर 1 कर लेते हैं और यहाँ पर 2 कर लेते हैं और ये होती है 5। ये दोनों बातें मैंने यहाँ पर लिख दी है, ये याद रखनी है आपको, इन्हीं का हमें यहाँ पर यूज करना है। तो पहले निकालते हैं यहाँ पर CV, ये CV निकाल लेते हैं पहले एक परमाणु गैस के लिए। तो CV इज इक्वल टू देखो F का मान कितना रखना, हमें 3 रखना, तो कितना हो जाएगा 3/2R, 3/2R।
क्लियर है। अब इसी प्रकार से द्वि परमाणु के लिए बात करते हैं, तो द्वि परमाणु के लिए ये 1 हो गया एक परमाणु के लिए, और ये 2 हो गया द्वि परमाणु के लिए। तो CV इज इक्वल टू हम 5 रखेंगे अब, तो 5/2R। ठीक है, ये द्वि परमाणु के लिए बात आ गई। अब वो पूछ कर आया, वो कह रहा है कि CV की वैल्यू ग्राम अणु यानी कि नियत आयतन पर ग्राम अणुक विशिष्ट उष्मा पूछ रहा है, ग्राम अणुक विशिष्ट उष्मा की बात कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो 1 डिग्री का ताप यहाँ पर अगर हम बढ़ा दें 1 डिग्री का ताप, तो उसके लिए बढ़ाने पर क्या हो जाएगा 1 मोल प्लस 1 मोल। ठीक है, उष्मा कितनी हो जाएगी, उष्मा यहाँ पर दी गई उष्मा हो जाएगी 1 मोल प्लस 1 मोल के लिए। तो उस कंडीशन में Q उष्मा कितनी हो जाएगी, Q इज इक्वल टू 3/2R 1 मोल के लिए प्लस 1 मोल के लिए द्वि परमाणु की उष्मा यानी कि कितनी 5/2R। क्लियर है, इसको हम ऐड कर देंगे, तो ऐड करके हमारे पास आ जाएगा, देखो ये 2 एलसीएम ले लेंगे तो 5 3 8, तो यानी कि 4R। ये कितना हो गया हमारे पास 4R आ गया। अब स्थिर आयतन पर यानी कि कांस्टेंट वॉल्यूम पर हम मोलर विशिष्ट उष्मा की बात करेंगे, तो मोलर विशिष्ट उष्मा कितनी हो जाएगी, CV इज इक्वल टू 4R यानी कि जो उष्मा अपॉन 2 होता है, तो यानी कि अपॉन में कितना आ जाएगा 2, यानी कि Q/2 होता है CV इज इक्वल टू। जब हम कांस्टेंट आयतन पर मोलर विशिष्ट उष्मा की बात करते हैं तो वो होती है हमारे पास Q/2। तो 2 से काट देंगे इसको 2 बार, ये 2 टाइम कर जाएगा तो कितना आ जाएगा 2R। अब देखो कौन सा ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है, इसको देखेंगे हम। ठीक है, तो 2R यानी कि ऑप्शन नंबर जो C है ये मैच कर रहा है। अच्छा प्रश्न है ये, ऑप्शन नंबर C इसका करेक्ट होगा। अब अपना नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 8। यहाँ पर क्या है, यदि किसी गैस का अणुभार M CP/CV इज इक्वल टू गामा हो तो स्थिर दाब पर गैस की विशिष्ट उष्मा होगी। तो विशिष्ट उष्मा यानी कि पहले हमने स्थिर आयतन पे पूछा था और अब स्थिर दाब की बात कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास R/γ-1 और ऑप्शन नंबर बी गामा R/γ-1 और ऑप्शन नंबर जो सी है ये रखा कि गामा R/m-γ-1। ऑप्शन नंबर डी है गामा RM/γ-1। तो जल्दी से बताना कौन सा ऑप्शन हमारा कौन इसमें करेक्ट होगा। तो दोस्तों क्या करेंगे ऐसे प्रश्न के लिए, हम जानते हैं कि चूंकि लिख देंगे यहाँ पर कि जो CP की वैल्यू होती है, CP इज इक्वल टू होता है, किसका रिलेशन बनाना हमें, अणुभार के साथ, यानी गैस का अणुभार M इंटू CP। ठीक है, अब ये जो CP है इस CP को हम यहां पर ले आते हैं, इसको ऐसे लिख देते हैं CP इज इक्वल टू, ठीक है, ये M इसके बटे में पहुंच जाएगा तो CP/M, इस प्रकार से हम इसको लिख देते हैं। तो दोस्तों अब क्या करना है हमें इसमें, हमें ये करना है कि जो CP हमारे साथ ये चल रहा है, CP ये पूछ रहा है कि उसकी स्थिर दाब पर गैस की विशिष्ट उष्मा, तो हमने मान लिया ये स्थिर दाब पर गैस की विशिष्ट उष्मा है, तो इज इक्वल टू इसमें क्या कर दें, R की ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हो जाएगा CP इंटू R/M इंटू R। क्लियर है, ये हमारे पास बन गया। अब इसमें क्या कर दें, CV की ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, फिर तो CV की नीचे मल्टीप्लाई कर दी, ये ऊपर कर दी पहले, और ये ऊपर है CP इंटू R, और अपॉन में हमारे पास कितना है यहाँ पर MR, और इसके साथ मल्टीप्लाई कर दी CV की नीचे। अब देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये जो CP है, CP और ये जो CV है नीचे वाला जो मल्टीप्लाई किया था इसके साथ लिख देंगे यहाँ पर अपॉन CV। क्लियर है, ये हमने लिख दिया, और इनटू में R लिख दिया, और अपॉन में, अब देखो यहाँ पे इनटू में CB और चल रहा है, ये CV ये लिख दिया, और अपॉन में कितना है MR, तो M को ऐसे लिख देंगे और R की वैल्यू यहाँ पे लिख देंगे मेयर वाले फॉर्मूले से, तो क्या लिखेंगे CP माइनस CV, CP माइनस CV, यानी कि इसको हमने इस तरह से चेंज कर दिया। अब इसको चेंज करने के लिए देखो ये जो CV है ये कहाँ पहुंच जाएगा, इसके अपॉन में पहुंच जाएगा, इस वाले CV को यहाँ बटे में ले आएंगे इसके, तो ये हमारे पास हो जाएगा। इसको यहाँ देख लें आप कि ऊपर कितना बचा हमारे पास CP/CV, ठीक है, और इनटू में R ऐसे ही चलता रहेगा ये, और अपॉन में देखो अपॉन में ये M है, M ऐसे ही रहेगा यहाँ पर, और ये CP माइनस CV, CP माइनस CV, और अपॉन में देखो ये वाला जो ऊपर इनटू में था CV, इसको हम इसके अपॉन में ले आते हैं CV। ठीक है, इस प्रकार से इसको हमने बना लिया। अब क्या करा हमने, देखो यहाँ पर CP/CV की वैल्यू होती है वो गामा होती है, तो ये तो गामा R बन गया ऊपर, अपॉन में देखो यहाँ पर M है, M ऐसे रहने देंगे, और यहाँ पर देखो इसकी जब डिवाइड करेंगे इसको तो CP/CV हो जाएगा यहाँ पर, तो ये CP/CV, और यहाँ पर CV से CV कैंसिल कितना हो जाएगा -1। अब देखो फाइनली इसको लिख देंगे, ये गामा R ऊपर आ गया हमारे पास वैल्यू, और नीचे M आ गई, और नीचे देखो यहाँ पर क्या CP/CV का मान कितना रख देंगे, गामा और -1। अब देखो कौन सी वाले ऑप्शन से ये मैच कर रहा है, इसको देख लेंगे। तो ऑप्शन नंबर जो C है हमारे पास इससे मैच कर रहा है कि गामा R/M गामा -1, यानी कि यही ऑप्शन हमारा जो होगा वो करेक्ट होगा। क्लियर है, 8वां प्रश्न समझ में आ गया आपके। अब प्रश्न नंबर 9 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है कि एक ताप युग्म तापमापी में एक संधि 0 डिग्री सेल्सियस पर तथा दूसरी T डिग्री सेल्सियस पर है, विद्युत वाहक बल E = AT² - BT की पावर 3 द्वारा दिया जाता है। उदासीन ताप डिग्री सेल्सियस में है, कितना होगा उदासीन ताप, A/B होगा या 2A/3B होगा या 3A/2B होगा या B/2A होगा। तो हमें बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। तो देखो बहुत अच्छा प्रश्न है, ऐसे प्रश्न को क्या करना, हमें यहाँ पर इक्वेशन दी हुई है, सीधे सीधे इसी को इक्वेशन से हम सोल्व कर लेंगे। तो क्या करेंगे इसके लिए, सबसे पहले
यहाँ पर इक्वेशन दी रखी है हमारे पास कि E इज इक्वल टू ए टी की पावर 2 और माइनस बी टी की पावर 3, ये इक्वेशन दी हुई है। ठीक है, इक्वेशन किसकी है? ये विद्युत वाहक बल की इक्वेशन है। अब इसमें देखो हमें क्या करना है, यहाँ पर इसमें हम ऐसा करेंगे कि इसका डिफरेंशियल कर देंगे विद रेस्पेक्ट टू टी, यानी कि क्या कर देंगे हम इसका डिफरेंशियल कर देंगे, डिफरेंशियल। ठीक है, और विद रेस्पेक्ट टू टी के। अब देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा, डी ई अपॉन डी टी इज इक्वल टू, अब यहाँ पर जब इसका डिफरेंशियल करेंगे तो पावर घट जाती है, तो यहाँ पर जाएगा ए टी और माइनस, देखो ए टी और 2 यहाँ पर जाएगा, तो 2 ए टी और माइनस 3 बी टी की पावर 2, बी टी की पावर 2, ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। हमने क्या कर दिया, डिफरेंशियल कर दिया विद रेस्पेक्ट टू टी। अब इसके बाद देखो क्या करना है, उदासीन ताप निकालना है। तो उदासीन ताप के लिए, किसके लिए? उदासीन ताप के लिए। ठीक है, उदासीन की बात कर रहा है, उदासीन ताप। तो उदासीन ताप यानी कि कांस्टेंट, या हम न्यूट्रल टेम्परेचर की बात कर सकते हैं। तो न्यूट्रल टेम्परेचर के लिए डी ई अपॉन डी टी की जो वैल्यू होगी वो 0 होगी, क्योंकि न्यूट्रल है तो चेंज नहीं होगा कुछ भी यहाँ पर। तो इसका मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी कि ई का मान जो है वो चेंज नहीं होगा न्यूट्रल की कंडीशन में। तो अब देखो इस कंडीशन में क्या करेंगे, यहाँ पर 0 रख देंगे। तो यहाँ पर 0 रख दिया हमने इस वाली इक्वेशन में, और इज इक्वल टू हमारे पास कितना है, 2 ए टी, ठीक है, और माइनस के 3 बी टी की पावर 2, ये है ना। अब देखो 3 डी बी टी की पावर को इधर ले आएंगे, 3 बी टी की पावर 2 और इज इक्वल टू 2 ए टी। क्लियर है। अब देखो क्या करना है, यहाँ पर जो कैंसिल आउट हो उसको कैंसिल कर देंगे, टी से इसकी पावर कैंसिल हो जाएगी। क्लियर है। हमें क्या निकालना है, टेम्परेचर निकालना, टी निकालना है। तो टी इज इक्वल टू, जो टी बचा यहाँ पर लिख देंगे, इज इक्वल टू इधर कितना है 2a और ये 3b इसके अपॉन में आ जाएगा 3b। अब देखो कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट है हमारा, बताइए, 2a अपॉन 3b, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है हमारा ये करेक्ट होगा। बिल्कुल समझ में आ गया या नहीं? ठीक है, प्रश्न नंबर 9 था ये। इसके बाद बात करते हैं प्रश्न नंबर 10 की। कह रहा है यदि बंद बर्तन में भरी गैस को जब 1 डिग्री सेल्सियस गर्म किया जाता है तो उसका दाब 0.4% बढ़ जाता है। गैस का प्रारंभिक ताप, क्या गैस का प्रारंभिक ताप था, हमें बताना है उसका प्रारंभिक ताप कितना था, 250 केल्विन, 2500 केल्विन, 250 डिग्री सेल्सियस या 25 डिग्री सेल्सियस था। हमें प्रारंभिक ताप बताना है। बहुत अच्छा सवाल है। देखो इसको कैसे करेंगे हम, यहाँ पर ये फॉर्मूला यूज करेंगे, P1 अपॉन T1, P1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन T2। ठीक है, ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे यहाँ पर, P1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 अपॉन T2। क्लियर है। दाब और टेम्परेचर का फॉर्मूला है ये, और ये आपको पता है कि कौन सा रूल फॉलो करता है। अब इसके बाद देखो हमें क्या करना है, यहाँ से P2 का मान निकाल लेना है। हम यहाँ से लिख देंगे P2 इज इक्वल टू, तो हमारे पास T2 जो है वो इसके मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा, तो ये हो जाएगा T2 P1 अपॉन T1। ये फॉर्मूला हमारे पास बन गया, P2 का मान निकल गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर T2 का मान निकाल लेंगे, और T2 के मान के लिए कितना हो जाएगा, यहाँ से एक तो ये हमने P2 का मान निकाल लिया, इसको ऐसे करके लिख लेंगे। ठीक है, ये है, और T2 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, तो T2 ये इधर पहुंच जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा P2 और अपॉन P1, ये P1 इसके बटे में आ जाएगा, अपॉन P1 और इनटू में T1, अपॉन इनटू में T1 आ जाएगा। ये किसका मान आ गया हमारे पास, T2 का मान आ गया। ये दो मान हमने निकाल लिए, एक P2 का निकाल लिया और एक T2 का मान हमने निकाल लिया। अब यहाँ पर देखो पूछ कर आया है, वो गैस का प्रारंभिक ताप पूछ रहा है। किसका ताप, गैस का प्रारंभिक ताप की यहाँ पर बात कर रहा है। तो अब देख लेते हैं, यदि P1 बराबर 100 हो, मान लेते हैं अपनी तरफ से कि P1 का मान कितना है 100। ठीक है, इसका जो दाब है P1 प्रारंभिक को कितना 100 है। उसके बाद अब हम क्या माने, P2 का मान मान ले। तो P2 का मान कितना है, P2 का मान मान लेते हैं, कितना है भाई बताइए, कितना मान लें 100। वो कह रहा है ना 0.4% बढ़ जाता है, तो 0.4 इसमें वृद्धि कर दो, वृद्धि कर दी, यानी कि 100.4। क्लियर है। ये हमने मान लिया दाब P1 और P2। ठीक है, अब ताप की बात कर रहे हैं, ताप T1 हमें निकालना है यहाँ पर, T1। तो उसके लिए अब क्या करेंगे आगे, अब हम इसमें यहाँ पर देख लेंगे कि T1 जो टेम्परेचर है दोस्तों, T1 टेम्परेचर इज इक्वल टू कितना, 273 केल्विन, इतना हमने मान लिया, कितना 273 केल्विन। 1 डिग्री गर्म किया जा रहा है उसको, तो 1 डिग्री है, तो 1 डिग्री है, तो अब उसी की हम बात करेंगे यहाँ पर। तो देखो किस प्रकार से निकालेंगे, T2 का मान हम निकालेंगे। अब T2 इज इक्वल टू, तो T2 इज इक्वल टू हमारे पास कितना जाएगा, देखो ये सब मान रख देंगे। P2 का मान कितना है 100.4 अपॉन P1 का कितना है 100। ठीक है, इनटू, और किसका मान रखना हमें, T1 का कितना मान हमने 273। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। तो दोस्तों जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके हमारे पास T2 का मान कितना निकल जाएगा, आप इसको सॉल्व कीजिए। तो सॉल्व करके आ जाएगा 274.9 केल्विन। ठीक है, यानी कि इतना टेम्परेचर जाएगा, 274.9 केल्विन T2 का मान जाएगा। तो ये हमारा प्रारंभिक तापमान होगा। अब 274.9 है, लगभग किसके समथिंग है, 275 के, किसके समथिंग है, 275 केल्विन के समथिंग है। तो क्या इसमें कोई सा ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है, यहाँ पर जल्दी से बताइए, कोई सा ऑप्शन मैच कर रहा है या नहीं। ठीक है, 274, जल्दी से बताइए,
इसमें उचित विकल्प कौन सा सही होगा? केल्विन की बात कर रहे हैं 25, तो ये नहीं होगा, बी ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, डी ऑप्शन भी नहीं हो पाएगा। और इसमें केल्विन की बात कर रहा तो 250 केल्विन भी नहीं हो पाएगा। तो लगभग नियरेस्ट जो हम मान सकते हैं वो ए ऑप्शन को मान सकते हैं। ठीक है, यानी कि ए ऑप्शन हम यहाँ पर करेक्ट कर सकते हैं। क्लियर है? वैसे अगर रियल में देखा जाए तो कोई सा भी ऑप्शन इसमें करेक्ट नहीं है, तो इसमें फिर भी लगभग हम उसके समथिंग मान लेते हैं, तो वो 250 होगा, 275 के समथिंग यही आ रहा है। बाकी सब ऑप्शन जो होंगे हमारे वो गलत होंगे। क्लियर है? अब अपना देख लेते हैं प्रश्न नंबर 11। तो 11 में कह रहा है कि कौन सा संबंध सही है, यानी कि विच वन इज करेक्ट रिलेशन, कौन सा रिलेशन सही है। पहला रिलेशन ये दे रखा है, दूसरा रिलेशन ये है, तीसरा ये है, चौथा रिलेशन ये है। तो दोस्तों ये कुछ इक्वेशंस है हमारी, तो इन इक्वेशंस को देख के हमें बताना है कि कौन सा रिलेशन इसमें करेक्ट होगा। ठीक है, तो इसमें दोस्तों हमारे पास जो रिलेशन है वो कौन सा करेक्ट होगा, जल्दी से बताइए, आप ही बताइए। बिल्कुल सही, इसमें हमारे पास जो करेक्ट होगा दोस्तों, ये ऑप्शन नंबर जो डी है ये करेक्ट होगा। जो गिब्स इक्वेशन होती है हमारी ये करेक्ट है, ये होती है डी जी इज इक्वल टू वी डी पी माइनस एस डी टी। तो यही ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ये गलत है इक्वेशन, ये भी रिलेशन गलत है, ये भी रिलेशन गलत है, ये रिलेशन हमारे बाकी गलत है, लेकिन ये वाला जो रिलेशन है ये बिल्कुल सही है। समझ में आ गया नहीं? ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं अपना, प्रश्न नंबर 12। ये कह रहा है समांतर क्रम में जुड़े चालकों की तुल्य चालकता उष्मा चालकता है, तुल्य उष्मा चालकता में बताना है। इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टर कनेक्टेड इन पैरेलल इज, यानी कि जब पैरेलल में जुड़े हुए, यानी कि समांतर क्रम में जुड़े हुए हो। बहुत अच्छा प्रश्न है, 11वीं क्लास में किया आपने, और 11वीं क्लास का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वहां भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, हमें चालकता बतानी है इसकी। तो दोस्तों हमारे पास जो चालक है वो किस प्रकार से है, एक तो हमारे पास ये है, और इसको कैसे जोड़ रखा है, समांतर क्रम में, यानी कि एक नीचे की ओर दूसरा चालक की जोड़ रखा है, ऐसे करके जुड़े हुए समांतर क्रम में। इसमें जो हीट है वो H1 है इसकी, और वो इधर की ओर फ्लो होगी ऐसे करके, और इसकी जो हीट है वो H2 है, वो भी इधर की तरफ फ्लो होगी, इस प्रकार से होगी। इसकी जो चालकता है वो K1 है, और इसकी जो चालकता है वो K2 है। ठीक है, हमें इसकी कंबाइंड चालकता बतानी है। तो इसका जो यहाँ पर टेम्परेचर है इस वाले सिरे का वो θ1 है, और इस सिरे का जो टेम्परेचर है वो कितना होगा, θ2। और इस चालक की जो लेंथ है वो कितनी है हमारे पास, L, यहाँ पर L मान लेंगे इस प्रकार से, L लेंथ है। ठीक है, इसका जो एरिया है इस वाले चालक का वो A1 है, और इसका कितना है A2 एरिया वाला, क्रॉस सेक्शन एरिया। अब इसी को हम मानते हुए सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। तो दोस्तों आपको पता है कि जो टोटल हीट होगी इन दोनों की, क्योंकि समांतर क्रम में लगे हुए हैं, ठीक है, क्योंकि समांतर क्रम में लगे हुए हैं, तो कितनी हो जाएगी टोटल हीट, H इज इक्वल टू H1 प्लस H2। ठीक है, दोनों के सम के बराबर होगी। अब ये जो हीट होती है ये किसके बराबर होती है, ये सबको पता है कि किसके बराबर होती है, K1 A1, ठीक है, और θ1 माइनस θ2 माइनस θ2, और अपॉन किसके, L1। तो ये H1 का मान आएगा, और प्लस H2 का मान भी ऐसे हो जाएगा हमारे पास, कितना हो जाएगा, K2 A2, और यहाँ पर θ1 माइनस θ2, और अपॉन में L। ठीक है, L, तो ये L1 नहीं लिखेंगे, यहाँ पर L ही लिखेंगे, क्योंकि लेंथ कितनी है दोनों की, L है, तो ये भी L हो जाएगा और ये भी L हो जाएगा। अब इनको क्या कर लेंगे हम, एलसीएम ले लेंगे L, और अब दोनों में कॉमन क्या है यहाँ पर, θ1, और यहाँ पे θ1 माइनस θ2, ये क्या है, कॉमन है, तो इसको हम पहले लिख लेते हैं, यहाँ पर लिख लेंगे θ1 माइनस θ2, ये हमारे पास कॉमन है। किसके साथ चल रहा है, किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं हम, H की वैल्यू निकाल रहे हैं। अब बचा क्या यहाँ पर, K1 A1 और प्लस K2 A2 बचा हमारे पास, तो ये लिख देंगे हम यहाँ पर K1 A1 और प्लस K2 A2, ये हमने लिख दिया। अब देखो क्या करेंगे, ठीक है, इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। यदि हमारे पास एक तुल्य उष्मा चालकता जो है वो H इज इक्वल टू ये हो कि K और θ1 माइनस θ2, ठीक है, K θ1 माइनस θ2, उष्मा चालकता की बात करें, तुल्य उष्मा चालकता, और इनटू में हमारे पास हो A1 प्लस A2 और अपॉन में L। अगर ये तुल्य उष्मा चालकता हो तो देखो ये वाली जो इक्वेशन है और ये इक्वेशन है, ये भी H की है और ये भी नीचे भी H की, इन दोनों की करेंगे कंपेयर। कंपेयर का मतलब ये बराबर इसके रख देंगे, तो जब ये बराबर रखेंगे तो यहां से हम निकाल सकते हैं वैल्यू। देखो ये कंपेयर कर रहे हैं H बराबर H, तो यहाँ पर θ1 माइनस θ2 से ये कैंसिल हो जाएगा, L से ये L की वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, बाकी जो बचा उसको लिख देंगे। तो ये बचा यहाँ पर K A1 प्लस A2, तो यहाँ पर बचा देखो K और A1 प्लस A2 इज इक्वल टू, तो यहाँ पर कितना बचेगा, K1 A1 प्लस K2 A2। ठीक है, तो हमें क्या निकालना, K निकालना, तो K इज इक्वल टू ऊपर क्या हमारे पास K1 A1 और प्लस K2 A2, और अपॉन में कितना जाएगा हमारे पास A1 प्लस A2। देखो कोई सा मैच कर रहा है इस तरीके से या नहीं, तो मैच कर रहा है हमारे पास, ये पहला वाला ऑप्शन मैच कर रहा है, देखो जरा ये पहला ऑप्शन मैच कर रहा है। ठीक है, K इज इक्वल टू K1 A1 प्लस K2 A2 बटे A1 प्लस A2, तो इसका मतलब यही हमारा ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। क्लियर है, आई होप आपको ये वाला प्रश्न भी समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाती है, इसलिए हम छोटी छोटी वीडियो में कुछ प्रश्न लेकर आ रहे हैं, जितने ज्यादा से ज्यादा प्रश्न आ रहे हैं उतने प्रश्न लेकर आ रहे हैं।
और इन प्रश्नों को आप समझते रहें और वीडियो को बार बार देखते रहें दोस्तों। और नेक्स्ट वीडियो जरूर देखना, क्योंकि उस वीडियो में भी बहुत ही ज्यादा मोस्ट इसके आगे के क्रम के जो क्वेश्चन। दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है और उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप पसंद कर रहे हैं और लाइक कर रहे हैं और हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर रहे हैं। तो दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब के पास में दिया होगा बेल आइकन, उसको भी प्रेस कर दें, जिससे कि जितनी वीडियो बनेंगी हमारा उनका नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंच जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।